नमस्ते। मैं हूं सपना और आप सबका स्वागत है अनटीचेबल डिज़ायर में। आज मैं अपनी ज़िंदगी का वह पल आपसे शेयर करने जा रही हूं जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। हमेशा एंडोमेट्रियोसिस का पहला लक्षण दर्द नहीं होता है। शुरुआत एक छोटे से लक्षण से ही हुई जिसे मैंने भी नॉर्मल समझकर इग्नोर कर दिया, पर धीरे ही धीरे वह दर्द और ऑपरेशन से गुज़र गया और उसके बाद मुझे समझ आया। काश किसी ने मुझे भी पहले बता दिया होता तो मुझे शायद इन सब चीज़ों से ना गुज़रना पड़ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनटीचेबल डिज़ायर में क्रॉनिक डिसीज़ एंडोमेट्रियोसिस के पार्ट 1 की। तो मैं ऐसी लड़की हूँ जिसे मतलब पीरियड्स के टाइम पर बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ करता था शादी से पहले, क्योंकि मैं बाकी लड़कियों को देखती थी तो मैं यही सोचती थी कि यार इन लोगों को इतना पेन होता है पर लेकिन मुझे पीरियड्स Part के 1 दौरान पेन नहीं Endometriosis होता है। Journey. तो मैं अपने आप को मतलब ब्लेस समझती थी कि शायद मुझे पेन नहीं होता, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे पीरियड्स में पेन नहीं होता। पर वो कहते हैं ना कि वक्त का कोई पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। तो मेरी शादी हुई 2024 में 14 फरवरी को और उस समय मैं शायद 22 साल की थी। तो शादी के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल ही थी, जैसे बाकी कपल्स के बीच चीज़ें नॉर्मल रहती है। वही ड्रीम्स जो कि बाकी कपल्स देखते हैं न्यूली मैरिड कि आगे कैसे क्या करेंगे। बट लेकिन शादी के 8 महीने बाद चीज़ें चेंज हो गई। 8 महीने बाद मुझे अचानक से यूटीआई इन्फेक्शन होता है। स्टार्टिंग में तो इचिंग होती है तो इतना पता नहीं चलता, वजाइनल इचिंग, इरिटेशन, और उसके बाद जब यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और ब्लीडिंग आने लगती है। ऐसा नहीं है कि महज एक दिन में, 2-3 दिन ऐसा लगातार होता है कि पेन होता है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है और इचिंग होती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं उस टाइम पे जॉब करती थी, तो और मैं जहाँ जॉब करती थी वो भी फूड इंडस्ट्री था। अब फूड इंडस्ट्री में भी बेसिकली होता क्या है कि आपकी स्टैंडिंग जॉब होती है और गेस्ट आते जाते रहते हैं, तो बार बार वॉशरूम यूज़ करना भी आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जब मुझे ऐसा लगा कि अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिखी और उस दवाइयों से थोड़ा मुझे आराम मिल गया। बट डॉक्टर ने कहा कि आपको ऐसा पहले हुआ था, तो मैंने उन्हें बताया नहीं, मुझे ऐसा पहले नहीं हुआ कभी भी, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, एक काम करो, आप अल्ट्रासाउंड करा लो ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इसका कॉज क्या हो सकता है आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने का, अगर आपको पहले कभी नहीं हुआ है तो। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया। अल्ट्रासाउंड करा के फिर नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास पहुंची। फिर डॉक्टर मुझे रिपोर्ट्स देखने के बाद कहती हैं कि आपको तो हाइड्रोसेल्पनिक्स है। फिर मैंने कहा डॉक्टर हाइड्रोसेल्पनिक्स क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाइड्रोसेल्पनिक्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ट्यूब के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है और ट्यूब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल साइज से डबल हो जाती है, सूज जाती है। तो शायद ये वजह रही है आपके यूटीआई इन्फेक्शन की। तो डॉक्टर मुझे इंजेक्शन एक लिख कर देती हैं और वह कहती हैं कि इसे आपको कम से कम 12 से 15 दिन तक लगाना है इंजेक्शन। हो सकता है ये पानी सूख जाए, मतलब श्योरिटी नहीं थी कि हाँ इसका पानी सूख जाएगा, बट वो कहती हैं कि शायद। तो अब जैसा डॉक्टर ने कहा था मुझे तो वैसा करना ही था, इसलिए मैं जाकर इंजेक्शन्स ले आती हूँ
और उसके बाद एवरीडे ऑफिस से आने के बाद एक एक करके उस इंजेक्शन्स को लगवाती रहती हूँ, 12 दिन कंटिन्यू लगवाती हूँ। उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट लगा नहीं। तो फिर मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवा के मैं फिर अगेन डॉक्टर के पास गई। फिर जो नॉर्मल गायनोक होती है उन्हीं के पास मैं गई थी। तो उन्होंने फिर रिपोर्ट्स देखी। उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं है इंजेक्शन से, और मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट्स भी नहीं हैं जिससे मैं और ज़्यादा जांचें करके आपको बता सकूं। तो आप ऐसा करो कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, शायद वहाँ से आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और पता भी चल जाएगा कि आखिर रीज़न क्या है, किस वजह से जो ये फ्लूइड जमा है ट्यूब में, मतलब यह पानी जमा है फ्लूइड में ट्यूब के अंदर, तो ये क्यों जमा है आखिर, ये पता चल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाऊं कहाँ, क्योंकि मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ और जॉब के साथ साथ मतलब सरकारी हॉस्पिटल जाना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप सुबह जाते हो तो शाम को ही वापस आते हो। तो फिर मैं किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल की तलाश में थी जहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, और क्योंकि अगर यही प्रॉब्लम आगे चलती रही तो कहीं मुझे भी डर था कि कोई और दिक्कत ना हो जाए, बिकॉज़ अभी मैं न्यूली मैरिड ही हूँ। 8 महीने महज शादी को हुए ही थे और ना कोई बेबी प्लानिंग करी थी ना कुछ। तो इस वजह से फिर मैं ढूंढना शुरू कर देती हूँ। तो घर आती हूँ, घर आके अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, और मैं सोच रही हूँ किसी और अच्छी डॉक्टर से दिखा लूँ जो अच्छी गायनेक हो, जो मेरी सिचुएशन को समझ के उस अकॉर्डिंग उसे ट्रीटमेंट कर सके। अब क्या होता है कि इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, और मतलब फिर इनके ऑफिस का कोई एक फ्रेंड होता है, तो उनकी वाइफ होती है जो कि 5 साल बाद कंसीव करती हैं। तो वो मुझे बताती हैं कि एक बहुत अच्छी डॉक्टर है मेरे नॉलेज में, तो एक बार आप उनके पास जाकर देखिए, हो सकता है क्या पता आपको उनसे कोई अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। तो मैं उनके पास जाती हूँ। फिर मेरी कंडीशन को देखते हुए, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह उसकी रिपोर्ट्स को देखते हुए, वो मुझे कुछ टेस्ट और लिख कर दे देती हैं, जिसमें मतलब HSG तो नहीं होता है, पर बाकी और बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, और टुकड़े की जांच होती है, जिसमें यूट्रस का छोटा सा एक टुकड़ा निकाल कर उसे जांच के लिए भेजा जाता है, और यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर, इसी तरह के बहुत सारे टेस्ट जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ गए थे। पर लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि करवा लेते हैं, क्या पता तुम्हें कोई दिक्कत ना हो आगे चल के इस वजह से। तो मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, और अब यकीन नहीं मानेंगे, सारे ही टेस्ट नेगेटिव। किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला, टुकड़े की जांच तक में भी कुछ भी नहीं निकला, सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव थे। अब मैं और मेरे हस्बैंड ने रिपोर्ट्स देखी, और फिर हम यही सोच रहे थे कि यार हमने इतना ज़्यादा मतलब पैसा खर्च करके सारे टेस्ट करवा लिए सारे, पर एक भी टेस्ट में कॉज का पता नहीं चला, सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आए। और इसके बाद फिर क्या था, थोड़ी सी निराशा तो हुई, पर लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। फिर डॉक्टर के पास हम गए सारे टेस्ट लेके, उन्होंने सारे टेस्ट देखे, उन्होंने बताया हमें सारे टेस्ट नॉर्मल है, तो हमें कोई टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमें कुछ मल्टीविटामिन्स और कुछ इन्फेक्शन के लिए, जो वो पानी भर गया था उसके इन्फेक्शन के लिए कुछ मेडिसिन्स लिख कर दे दी। उन्होंने कहा 2-3 महीने आप खाइए, 1 महीने बाद आप आ जाइएगा दिखाने के लिए तो पता चल जाएगा। फिर 1 महीने बाद मैंने रिपीट अल्ट्रासाउंड कराया, फिर मैं गई डॉक्टर के पास। फिर उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड तो अब नॉर्मल आया है, कोई फ्लूइड नज़र आ नहीं रहा है अंदर,
तो ठीक है, तो अब आपको कोई दिक्कत लेने की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की किसी भी तरह से। फिर उन्होंने मुझे ये सजेस्ट करा कि आप 1 मंथ बाद आइएगा अगेन, और तब हम देखेंगे आपका अभी क्या है। अगर आप बेबी प्लान नहीं किया है अभी तक आपने, तो हम फिर उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। अगर रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आई, मेडिसिन आपको सूट करी, तो फिर हम आगे प्लान करेंगे। तो मैंने भी कहा ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, तो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम इसके बारे में कि फैमिली प्लानिंग और बाकी चीज़ें। फिर नेक्स्ट टाइम मैं डॉक्टर पे गई, और फिर उन्होंने मुझे फॉलिकल स्टडी के बारे में कुछ बताया। और फॉलिकल स्टडी कराने के बाद जो मेरी हालत हुई, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको प्रॉब्लम आती है, बट मुझे जो प्रॉब्लम आई तब मुझे पता चला कि आखिर एक्चुअल में प्रॉब्लम थी क्या। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि आखिर फॉलिकल स्टडी कराने के बाद ऐसी क्या प्रॉब्लम आई जिससे असली प्रॉब्लम की जड़ का पता चला मुझे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो प्लीज़ आप ऐसे ही बने रहिए, और हो सकता है कि मेरी कहानी में आपको भी कुछ अपने लिए पता चल जाए, जिससे कि आप अवेयर हो सकें। कुछ ऐसे कोई लक्षण या कोई ऐसी बात आपको समझ में आए। तो थैंक यू सो मच एंड तक सुनने के लिए। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही एक फैमिली का पार्ट बन के मुझसे जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको और भी अपडेट देती रहूँगी कि आगे क्या हुआ आखिर। थैंक यू सो मच।